हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसके अंतर्गत हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे, जो हाल फिलहाल में होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो सीएपीएफ का एग्ज़ाम हो जो 7 तारीख को होने वाली है, या फिर से बीपीएससी हो जो लास्ट अगस्त तक होने वाली है। ठीक है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, रणजीत सिंह ने पंजाब को पूर्णतः सिख राज में तब्दील कर दिया था। 19वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों द्वारा सतलुज नदी के पूर्व के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में लेने का रणजीत सिंह ने सशस्त्र संघर्ष के द्वारा विरोध किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर न तो एक और न तो दो। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका कोई सा भी आंसर सही नहीं है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। रणजीत सिंह धर्म के मामले में सहनशील उदारवादी थे। वे न केवल सिख बल्कि मुसलमानों संतों का भी आदर या सम्मान करते थे और उन्हें संरक्षण देते थे। जैसे धर्मपरायण सिख होते हुए भी यह कहा जाता है कि वे अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमानों फकीरों के पैर की धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ते थे। वस्तुतः किसी भी दृष्टि से रणजीत सिंह द्वारा शासित पंजाब एक सिख राज्य नहीं था। ठीक, पहले का आंसर मान लीजिए ये हो जाएगा, जिसमें कहा गया है कि वह एक सिख राज्य था। तो ये तो गलत हो गया। जब 1809 में अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को सतलुज नदी पार करने से मना कर दिया और नदी के पूरब के सिख राज्यों को अपने संरक्षण में ले लिया, तब उन्होंने चुप्पी साध ली। क्यों? क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके पास अंग्रेजों से मुकाबला करने की शक्ति नहीं है, और इस प्रकार उन्होंने अपने राज्य को अंग्रेजों के अतिक्रमण से बचा लिया, मगर वह विदेशी खतरे को हटा नहीं सके तथा उस खतरे को अपने उत्तराधिकारियों के लिए छोड़ दिया। मतलब जब रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद जो इनका उत्तराधिकारी हुआ, तो फिर जैसे वो डलहौजी द्वारा नहीं, वो आपका जो है जो दलीप सिंह थे, दलीप सिंह के समय में जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें पराजित करके उनसे जो है जो रणजीत सिंह का सिख साम्राज्य था, या फिर से जो मराठा, या फिर से कह सकते हैं कि जिनका शासन था, इसको अपने उसमें अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कंपनी के द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी करना। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल कर लगाना। सिराजुद्दौला के द्वारा कासिम बाजार की अंग्रेज फैक्ट्री पर कब्जा करना। पते प्लासी युद्ध के प्रमुख कारणों में कौन शामिल है? एक, दो, तीन, या फिर से केवल एक, या फिर से दो, तीन, या फिर से केवल तीन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि कंपनी द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी की गई थी, ये भी सही है। कलकत्ता आने वाले भारतीय माल पर कंपनी के द्वारा भारी महसूल या कर लगाया जाता था, ये भी सही है। और सिराजुद्दौला द्वारा कासिम बाजार की जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया गया था। तो प्लासी युद्ध के तीनों कारण थे। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए 1756 में जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, अंग्रेजों के सामने मांग रखी कि वे जिन शर्तों पर मुर्शीद कुली खां के ज़माने में व्यापार करते थे उन्हीं शर्तों पर अब व्यापार करें। अंग्रेजों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वे अपने माल पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं थे, बल्कि उल्टे उन्होंने भारतीय माल पर भारी महसूल, कर को महसूल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, उस पर लगा दिया था। कलकत्ता कंपनी के नियंत्रण में थी। ठीक है, कंपनी ने कलकत्ता की किलेबंदी शुरू की क्योंकि उसे चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराजुद्दौला ने इसे अपनी संप्रभुता पर चोट समझी और कंपनी को आज्ञा दिया कि वे अपनी किलेबंदी को गिरा दें। कंपनी ने इसको मानने से इनकार कर दिया और नवाब की इच्छा के खिलाफ बंगाल में अपनी शर्तों पर व्यापार करने लगे। सिराजुद्दौला अंग्रेजों की चालों के दूरगामी प्रभाव को समझता था। उसने अंग्रेजों से अपने देश के कानूनों को मनवाने का निर्णय किया और इसके परिणामस्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार की जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी उस पर कब्जा कर लिया और 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम जो कलकत्ता में स्थित था उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इन्हीं सब घटनाओं के परिणामस्वरूप कंपनी और सिराजुद्दौला के मध्य
23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हुआ। इसका जो सेनापति था मीर जाफ़र, इसने इसे धोखा दिया और सिराजुद्दौला पराजित हुआ। और मीर जाफ़र का जो बेटा था मीरन, इसने सिराजुद्दौला को मार दिया था, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मीर जाफ़र के बाद अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने बंगाल में आंतरिक व्यापार पर लगने वाले सभी महसूल कर को समाप्त कर दिया था। मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक और अनुशासित सेना खड़ी करने का प्रयास किया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। क्योंकि देखिए जब सिराजुद्दौला पराजित हुआ तो मीर जाफ़र जो है वह बंगाल का नवाब बना था, ठीक है। और मीर जाफ़र के बाद जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की बात नहीं मानता था, उनके द्वारा जो मांगे थे उनको पूरा करने में असमर्थ रहा, फिर इन्होंने मीर जाफ़र को हटा करके गद्दी पर इसके दामाद या सेनापति जो वहाँ का उस समय सेनापति था मीर कासिम, उसको अगला नवाब बना दिया। और मीर कासिम से भी ये सब बहुत अधिक मांग करते थे, जैसे इनको फ्री छूट या जो भी इनके द्वारा मीर कासिम द्वारा जो व्यापार वगैरह में जो इसको लाभ मिलता था उसमें ये अंग्रेज़ जो थे हिस्सेदारी मांगते थे। तो इसने क्या किया कि जैसे अपने जो देसी व्यापारी थे मतलब भारतीय व्यापारी थे उनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से या फिर से उनको लाभ पहुंचाने के लिए जो कर लगते थे सबके ऊपर से कर को समाप्त कर दिया, ताकि बिना कर के या बिना टैक्स के सभी व्यापार जो है मुक्त रूप से व्यापार कर सकें, ठीक है। तो ये मीर कासिम ने किया था, ये भी सही है। और मीर कासिम ने यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक अनुशासित सेना खड़ा करने का भी प्रयास किया था। तो इस दृष्टि से ये तीनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखिए प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, मगर वह जल्दी ही पछताने लगे। फिर से मीर जाफ़र को जल्दी ही पता चल गया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की सभी मांगें पूरी कर पाना असंभव है, और इसी के परिणामस्वरूप अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। मीर कासिम भी अंग्रेज़ों की शोषणकारी नीतियों को जल्द ही समझ गया और वह बंगाल में उनकी स्थिति और चालों के लिए खतरा बन गया। मीर कासिम एक योग्य और कुशल शासक था, इसलिए उसने सार्वजनिक अव्यवस्था को संभालने, राजस्व प्रशासन से भ्रष्टाचार को मिटाने और अपनी आय को बढ़ाने के लिए यूरोपीय तर्ज पर एक आधुनिक सेना खड़ी करने का भी प्रयास किया। और मीर कासिम ने 1717 के फरमान का जो 1770 का फरमान था या फिर से जो चुंगी मुक्त व्यापार करने का जो अधिकार मिला था जिसे कॉर्टेज या परमिट कहा जाता है, इसका दुरुपयोग अंग्रेजों द्वारा किया जाता था। तो इसको रोकने के लिए मीर कासिम ने सभी के ऊपर से जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया। जैसे अंग्रेजों को तो कॉर्टेज मिला था, परमिट मिला था टैक्स मुक्त व्यापार करने की, टैक्स किस पे लगता था, जो भारतीय व्यापारी थे उनके ऊपर टैक्स लगता था। और जब भारतीय व्यापारियों के ऊपर टैक्स लगता था तो वे घाटे में चलते थे और अंग्रेज फ़ायदे में रहते थे। तो इन सब को भारतीय व्यापारियों को भी फ़ायदे में रहें या फिर से उनके मुनाफे को ध्यान में रखते हुए मीर कासिम ने उनके ऊपर से भी टैक्स हटा दिया, ठीक है। तो क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा जो कॉर्टेज मिला था उसका दुरुपयोग किया जाता था, ठीक है। 1717 में एक कॉर्टेज या फरमान का दुरुपयोग रोकने के लिए कंपनी के नौकर अपने भारतीय व्यापारियों मित्रों को दस्तक जो पास होता था इसको बेच देते थे और इस तरह से भी करों से बच जाते थे। और इसका दुरुपयोग के कारण क्या होता था कि जो ईमानदारी भारतीय व्यापारी थे यह प्रतियोगिता से बाहर हो जाते थे या फिर से बर्बाद हो जाते थे। इसी को ध्यान में रखते हुए नवाब ने एक कड़ा कदम उठाया और आंतरिक व्यापार में सभी महसूल अर्थात कर को समाप्त कर दिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे? अंग्रेजों का मराठों एवं निजामों के साथ मिलकर त्रिगुण का निर्माण करना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध का छिड़ना, हैदर अली द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना, अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर बिना उसकी अनुमति से भेजना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों को हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस के मध्य युद्ध का छिड़ना और हैदर अली द्वारा
अंग्रेजों द्वारा गुंटूर विजय हेतु अपनी सेना को हैदर अली के क्षेत्र से होकर उसके बिना अनुमति से गुजरने देना या भेजना। तो पहला, सॉरी, दूसरा और चौथा ये सही हो जाएगा, जबकि पहला और तीसरा गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हेतु उत्तरदायी तत्कालिक कारणों की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा मालाबार तट पर स्थित माही बंदरगाह को जीतना था, जिसे हैदर अली अपना मानता था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के फलस्वरूप इंग्लैंड एवं फ्रांस में युद्ध छिड़ था और इसी के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने भारत की समस्त फ्रांसीसी बस्तियों को अपने अधीन करने का निर्णय लिया। हैदर अली को किसी भी प्रकार की फ्रांसीसी सैन्य सहायता को रोकने हेतु उसने माही को जीत लिया। युद्ध के परिणामस्वरूप हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों और मैसूर तथा जो निजाम थे त्रिगुट का निर्माण किया। अतः पहला तीसरा तो गलत है, जबकि दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, क्योंकि हैदर अली ने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है यह त्रिगुट का निर्माण किया था, ना कि अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध किया था। ठीक है, और इसमें हैदर अली के साथ कौन कौन थे? मराठा, मैसूर और निजाम। ठीक, हैदर अली ये तो मैसूर का ही शासक था और इसके साथ कौन थे? मराठा और निजाम। यह इन्होंने जो है इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में तो हैदर अली का साथ दिया, लेकिन हैदर अली की मृत्यु के बाद जो टिप्पू सुल्तान था, मराठे और निजाम जो मराठा और निजाम थे इनको अपने साथ जोड़ पाने में असफल रहा और अंग्रेज़ों ने इन्हें लालच वगैरह जो कहिए दे करके अपने साथ मिला लिया। और यही कारण है कि टिप्पू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं सदी में कंपनी द्वारा बंगाल में लागू की गई दोहरी या द्वैध व्यवस्था के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण था। पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण था। प्रशासन का दायित्व कंपनी और उसके अधिकारियों पर था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि बंगाल के राजस्व पर कंपनी का नियंत्रण तो था, पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर नवाब का नियंत्रण नहीं था। नवाब की जिम्मेदारी बस क्या थी? प्रशासन की देखरेख करना, वहाँ पे शांति व्यवस्था या फिर से लोगों को मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो नवाब के हाथों में थी, बाकी पुलिस और न्यायिक व्यवस्था कंपनी के हाथों में थी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी उसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। ठीक, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई। दीवानी के रूप में कंपनी सीधे ही राजस्व वसूलने लगी। कंपनी को बंगाल में उप सूबेदार नामित करने का अधिकार मिल गया और इसी तरह कंपनी का पुलिस और न्यायिक शक्तियों पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। इसी व्यवस्था को द्वहरी व्यवस्था या द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कंपनी का सत्ता पर तो पूरा अधिकार हो गया, जबकि उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी। प्रशासन का दायित्व नवाब और उसके अधिकारियों पर थी, परंतु इनका निर्वाह करने की शक्ति उनके पास नहीं थी। मतलब उनके पास धन की कमी थी, लेकिन प्रशासन की देखरेख करना नवाब के हाथों में थी, जिम्मेदारी नवाब की थी। तो जब राजस्व या फिर से राजस्व वसूली कंपनी के हाथों में थी, पूरी जो राजस्व वसूली या टैक्स था वो कंपनी वसूल करती थी और नवाब के पास ये सब प्रशासन व्यवस्था चलाने के लिए पैसे ही नहीं बचते थे। तो वैसे ही नवाब जो है किसी काम के नहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो ये था, देख लीजिएगा। बाकी अगला प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजों ने नेपाल के साथ युद्ध के बाद किन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? गढ़वाल तथा कुमायूं, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मसूरी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र पर किए थे, सिक्किम पर भी किए थे और अरुणाचल प्रदेश में भी किए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, सॉरी, ये आपका जो है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी। देखिए, भारतीय साम्राज्य को उसकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा तक फैलाने की अंग्रेजों की धुन के साथ पहले उनका उत्तर में स्थित नेपाल से टकराव हुआ था। कब? 1814 में, और दोनों के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया।
अंग्रेज नेपोलियन से हर मामले में श्रेष्ठ थे और अंत में नेपाल की सरकार को ब्रिटेन की शर्तों पर बातचीत करनी पड़ी। तत्पश्चात 1816 में नेपाल और अंग्रेजों के मध्य सुगौली की संधि हुई थी, ठीक है, जिसके फलस्वरूप नेपाल को गढ़वाल और कुमायूं के जिले छोड़ने पड़े, ठीक, और तराई के क्षेत्र पर भी अपना दावा त्यागना पड़ा। उसे सिक्किम से भी हट जाना पड़ा और इस समझौते से भारतीय साम्राज्य हिमालय तक फैल गया था। ब्रिटिशों को हिल स्टेशन बनाने के लिए शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे महत्वपूर्ण स्थान भी मिले थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी, इसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों को बहुत सारे क्षेत्र मिले थे, ठीक है। ऐसे कोई एक क्षेत्र देकर पूछ लेता है तो याद रखिएगा क्या क्या मिले थे, ठीक है। कुमायूं वाला क्षेत्र मिला था, ठीक, और फिर सिक्किम, नैनीताल, मसूरी, शिमला, ये सब जो है आपके 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी उसी के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को प्राप्त हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानदबू की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश तथा नेपाल, ब्रिटिश तथा अफगानिस्तान, ब्रिटिश तथा भूटान या ब्रिटिश तथा बर्मा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश तथा बर्मा के मध्य यानदबू की संधि हुई थी। देखिए 1824 में ब्रिटिश भारत के शासकों ने बर्मा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मई 1824 में ब्रिटिश नौसेना ने समुद्र के रास्ते रंगून पर अधिकार कर लिया और उसकी राजधानी अवा से, उस समय उसकी राजधानी क्या थी, अवा, ठीक है, यहाँ से 45 मील दूर तक पहुँच गया। और यानदबू की संधि के द्वारा फरवरी 1826 में दोनों के मध्य शांति व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह युद्ध अंग्रेजों और डचों के मध्य लड़े गए थे। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध का विस्तार था। पेरिस की संधि के साथ अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए इंग्लैंड तथा फ्रांस के संपूर्ण इतिहास के दौरान उन दोनों के मध्य घटित पारंपरिक प्रतिद्वंदिता भारत में 3 कर्नाटक युद्ध के रूप में हम देख सकते हैं। जैसे कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हुए और ये भारत के शासक के रूप में अंग्रेजों की प्रतिस्थापन के रूप में परिणत हुई। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो 1740 से 48 के मध्य हुआ था और यह यूरोप में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का परिणाम था, ठीक, जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के कारण घटित हुआ था और यह एक्सला शैम्पेन युद्ध की संधि द्वारा समाप्त हुआ था कब, 1748 में, ठीक, जिसके साथ ही ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध भी समाप्त हो गया। इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त हुआ और वहीं बदले में फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र भी मिल गए, ठीक। और दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है यह 1749 से 54 के मध्य हुआ था और भारत के मूल राजाओं के झगड़ों के कारण डुप्ले के हस्तक्षेप की नीति और भारत में वर्चस्व स्थापित करने की जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिद्वंदिता थी यह इसका परिणाम था, ठीक है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 के मध्य हुआ था जो पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुई थी, ठीक है। और यह निर्णायक युद्ध साबित हुई थी क्योंकि इससे फ्रांसीसी राजनीति का प्रभाव खत्म हो गया और इस प्रकार पुर्तगालियों एवं डचों के समान फ्रांसीसी अपने छोटे परिक्षेत्र व वाणिज्य तक ही सीमित रह गए और भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज जो है वो सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बनकर उभरे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल में शुरू हुए द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रशासनिक दायित्व बंगाल के नवाब को दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से करती थी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? देखिए सोच समझ के दीजिए। आपके जो है जो अच्छे एग्जाम होते हैं जैसे अभी CAPF का एग्ज़ाम होने वाला है या BPSC या फिर से UPPSC कोई भी स्टेट PSC, इसमें अच्छे खासे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट वाइज, ठीक है। तो अगर आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर से न तो एक न तो दो? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
देखिए पहला तो सही है, प्रशासनिक दायित्व तो बंगाल के नवाब पर था, लेकिन इसके अंतर्गत राजस्व वसूली ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती थी, बल्कि अपने द्वारा नियुक्त दीवानों के माध्यम से करती थी। ठीक है। देखिए बक्सर के युद्ध पश्चात रॉबर्ट क्लाइव जो था, इसने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक दायित्व नवाब को सौंपी गई थी, लेकिन राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी के पास तो था। लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वसूली नहीं की, बल्कि दीवान मोहम्मद रजा खां और सीताब राय की सहायता से राजस्व वसूली का कार्य करते थे। नेक्स्ट देखिए, बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दीवानी तथा निजामत के अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में लाए गए। राजा सीताब राय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजस्व एकत्रित करने के लिए बंगाल की दीवानी के रूप में नियुक्त किया गया था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरे शासन की व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 3, मतलब 1 और 2 दोनों, केवल 3, केवल 1 और 3, या फिर से केवल 1? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसका जो ऑप्शन बी अर्थात जो सी है केवल यही सही है, बाकी दोनों क्वेश्चंस गलत हैं। जैसे 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने दोहरी शासन व्यवस्था को समाप्त किया था, ये सही है, बाकी 1 और 2 दोनों गलत हैं। देखिए 1765 में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राजकोषीय अधिकार दिया गया था, और निजामत तथा क्षेत्रीय अधिकार नवाबों के पास था। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल में और राजा सीताब राय को बिहार में दीवान नियुक्त किया था। किस लिए? कर वसूली करने के लिए। ठीक है। और 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स आया तो उसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की थी? माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव या दौलत राव? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मराठों द्वारा रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार करने एवं मृत पेशवा नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा घोषित करने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और 1775 में सूरत की संधि की। ठीक है। डेट वाइज पूछ लेता तो याद रखिएगा कि सूरत की संधि किसके किसके मध्य की गई थी, तो रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य 1775 में सूरत की संधि की गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद स्थित श्वेत अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में किया गया था। दोहरा भत्ता बंद करने का फैसला 1763 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने लिया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। ये प्रारंभ में सैनिकों को दोहरा भत्ता मिलता था, और वो कब मिलता था? जब कहीं मान लीजिए युद्ध हो रहा है और उसमें सैनिक भाग लिए हैं या सैनिकों द्वारा युद्ध लड़ा जा रहा है, तो उस स्थिति में उनको दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन उसके आगे चल के क्या हुआ कि जो दोहरा भत्ता केवल युद्ध के समय में मिलता था उसको नियमित कर दिया गया कि मतलब युद्ध हो या ना हो हर समय दोहरा भत्ता मिलेगा। और उसे ही आगे जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा बंद किया गया तो सैनिकों द्वारा विद्रोह किया गया। ठीक है। इसका विरोध किया गया जो विद्रोह में बदला, और इसी को ही हम श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है। और ये कब हुआ था? 1763 में, जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा इसे बंद किया गया था। ठीक है। और 1766 में यह भत्ता केवल उन सैनिकों को मिलता था जो बंगाल तथा बिहार की सीमा से बाहर कार्य करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलेस्ली द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंग्रेज अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। सहयोगी पक्ष अंग्रेजों की अनुमति के बिना युद्ध तो कर सकता है किंतु संधि नहीं। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1, केवल 2 और 3
केवल 1 और 3, या फिर से 1, 2, 3 और 4? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन, इसमें 4 तो है नहीं तो इसको काट दीजिए, इसका सही आंसर डी होगा, क्योंकि सॉरी डी नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये दूसरा, सही नहीं है, ठीक है, सी हो जाएगा। क्योंकि सहयोगी पक्ष जो थे वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो युद्ध कर सकते थे और न ही संधि कर सकते थे, ठीक है। युद्ध के लिए भी और संधि के लिए भी अंग्रेजों की अनुमति आवश्यक होती है। कहाँ पे? जहाँ पे सहायक संधि, जो राज्य या जो स्टेट अंग्रेजों से सहायक संधि करते थे वो अंग्रेजों की बिना अनुमति के या बिना परामर्श के ना तो किसी से युद्ध कर सकते थे और ना ही किसी से संधि कर सकते थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। देखिए, विलेजरी द्वारा की गई सहायक संधि की शर्तें निम्नलिखित थी, जैसे यह अपने सहयोगियों की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये तो सही है। सहयोगी पक्ष न तो किसी शासक के साथ संधि करेगा और न ही अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी से युद्ध करेगा, या अगर कोई युद्ध कर रहा है तो उसमें भाग भी नहीं ले सकता है, ठीक है, ये भी सही है। सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक सैनिक टुकड़ी तैनात रहती थी और सहयोगी पक्ष को इसके रख रखाव की जिम्मेदारी लेनी पड़ती थी, अर्थात अंग्रेजों द्वारा एक सैन्य टुकड़ी जो है, जो सहायक संधि राज्य जिस राज्य द्वारा किया जाता था उसके राज्य में एक टुकड़ी रखी जाती है, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा रखी जाती थी और उसका टोटल खर्चा जो होता था उस टुकड़ी की उस शासक या उस राज्य को उठानी पड़ती थी, उस राज्य को वहन करनी पड़ती थी, ठीक है। ये था विलेजरी की सहायक संधि से। पता है क्या हुआ? इससे ये हुआ कि अंग्रेज़ों की एक बहुत बड़ी सेना तैयार हो गई। क्यों? क्योंकि उसका रख रखाव जो है, सैनिकों का वेतन भत्ता वगैरह, उनके खाने पीने की व्यवस्था अंग्रेज़ों को तो देनी नहीं थी। जिस राज्य में या जिस राज्य द्वारा यह सहायक संधि करते थे उनके राज्य में जैसे 20 या 25 सैनिकों की टुकड़ी जो है वहाँ पे नियुक्त कर देते थे। काम तो वो होते तो अंग्रेज़ों के पुलिस थे या फिर से उनकी सेना थी, लेकिन रहती थी राज्य में। इससे क्या होता था कि अंग्रेज उस राज्य पे अपना नियंत्रण भी स्थापित करते थे और किसी और के खर्च पे इनकी एक मजबूत सेना भी बन जाती थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया था? पंजाब, सिंध, कश्मीर या फिर असम? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें अगर आप लोग जो है थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर अगर आप लोग नहीं जानते हैं ना तो भी इसका आंसर आप बहुत अच्छे से मतलब बता सकते हैं, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंध। देखो, 19वीं सदी में यूरोप और एशिया में अंग्रेज और रूसियों की शत्रुता बढ़ रही थी और अंग्रेज़ों को भय था कि अफ़गानिस्तान का फ़ारस के रास्ते रूसी भारत पर हमला कर सकते हैं और इसी से या रूसियों के हमले से बचने के लिए अंग्रेज़ों ने सिंध की विजय की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक सिद्धांत के तहत कई देशी राज्यों का ब्रिटिश भारत में विलय कर लिया और इस संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों को उनके अधिग्रहण के सही कालानुक्रम में सजाइए। पता है इसका सही क्रम क्या होगा? इसका जो सही सबसे पहले तो हुआ था आपका इसका सतारा का हुआ था, ठीक है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक। सतारा इसमें दिया नहीं है। सबसे पहले 1848 में सतारा का किया गया था। देखिए 1848 में सतारा का अधिग्रहण किया गया था। जैतपुर और संभलपुर का 1849 में, उदयपुर का 1852 में, इसके बाद उदयपुर के बाद आपका आता है क्या, उदयपुर और बघाट, ठीक है। झांसी का 1853 में किया गया था, नागपुर का 54 और अवध का 1856 में किया गया था। और अवध जो है इकलौता ऐसा राज्य था जिसका कुप्रशासन के आधार पर इसका विलय किया गया था, ठीक है। और इसके बाद जो है ना आपका 1855 में एक और राज्य का विलय किया गया था। 1855 में करैली नाम का या शायद करैली नाम का एक राज्य है, उसका भी विलय किया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने उसको मान्यता नहीं दी, उस अधिग्रहण को मान्यता नहीं दी, जिसके बाद उसे पुनः आज़ाद कर दिया गया था, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि किस राज्य का अधिग्रहण करने के बाद उसे पुनः मुक्त कर दिया गया था, तो याद रखिएगा 1855 में करैली का अधिग्रहण किया गया था, ठीक, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी, जिसके कारण जो है उसे आज़ाद कर दिया गया था, ठीक।
ये था लास्ट क्वेश्चंस। आशा करता हूँ, ऐसी उम्मीद, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरा अपना एफर्ट लगाया है। बाकी ऐसे जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है, चाहे वो हिस्ट्री के हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर एनी कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते रहेंगे। और चैनल पर बने रहिए। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे आप लोगों को सारे पीडीएफ मिलते रहेंगे, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।